हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे, व्यस्त होंगे और अपने काम में अपने जो भी आपका ड्यूटी है, जो भी आपका शेड्यूल है डे का, उसमें मस्त होंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल हमारा जो क्लास चल रहा था वो जारी है, कंटिन्यू है। और हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज जो है चैप्टर 3 से शुरू करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सारे एनसीईआरटी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे और आप थोड़ा सा आपकी तरफ से सपोर्ट दिखना चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाए। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 3 में ये है कि जैसे चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। और इस चैप्टर के अंदर यह भी बताया गया है जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है किसका, स्टेट का है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर है ना, और उसके क्या क्या की पॉइंट्स है वो सारे चीज़ एक एक करके देखेंगे। तो देखिए पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ एमएलए की। ठीक है, आपको पता है एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द पीपल इन द स्टेट। ठीक है, अब जो है एमएलए का वेरियस अलग अलग रोल्स होते हैं, है ना, अलग अलग रोल्स जैसे लॉ मेकिंग, रिप्रेजेंटिंग देयर कंस्टिट्यूएंसी एंड एड्रेसिंग द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल। ये सब जो है एमएलए के क्या है रोल्स है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें है द पार्टी विद द मेजोरिटी ऑफ एमएलए फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसकी मेजोरिटी होगी वो क्या होगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। अब जो लीडर होगा, मतलब जो मेजोरिटी पार्टी होगी, है ना, चीफ मिनिस्टर बनाएगी। ठीक, मतलब उसी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। हु अपॉइंट्स मिनिस्टर टू फॉर्म द कैबिनेट। ठीक, अब फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में देखेंगे कि अब फंक्शन की बात करेंगे तो जो लेजिस्लेचर होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है तो उसकी हम बात करें। देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो क्या करेंगे, डिबेट्स करेंगे और उस पर लॉ पास करेंगे। ठीक है, डिबेट के बाद फिर एमएलए कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट अबाउट इट्स पॉलिसी एंड डिसीजंस। जो भी पॉलिसी होगा और डिसीजन होगा एमएलए जो है क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, इसका क्या रोल है चीफ मिनिस्टर और जो भी मिनिस्टर है उसके। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर इज हेडेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मिनिस्टर्स head various departments and are responsible for their functioning. Okay, now गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर का क्या रोल है वो चीज़ देखेंगे, यानी कि रोल ऑफ गवर्नर की अगर बात करें। ठीक है, तो रोल ऑफ गवर्नर जो है, ठीक है, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द गवर्नर्स रोल इज मोस्टली ceremonial, but they have the power to dissolve the legislative assembly and call for new elections under certain circumstances. Okay, now administrative structure क्या है वो चीज़ हम देखेंगे। द चैप्टर जो है वो डिस्कस करता है, ये जो चैप्टर है वो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे जो है रोल है। ठीक है, उसके बाद हम तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, चैप्टर 3 और नाउ चैप्टर मूव टू चैप्टर 4।
चैप्टर 4 में ये बताया गया है, चैप्टर्स का नाम है ग्रोविंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से एक बॉय बेबी होता है और एक गर्ल्स बेबी होता है। ठीक है, तो दोनों ग्रो करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है ना, सोसाइटी लेवल पर या फिर अलग अलग वैरायटी, मतलब उसके अलग अलग लेवल्स पर किस टाइप से प्रॉब्लम्स दिखता है, किस टाइप से जो है उनके लाइफ में चैलेंजेस देखने को मिलता है, और वो भी सोसाइटी टू सोसाइटी क्या करना पड़ता है, मतलब ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो जेंडर रोल्स है, ठीक है, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की बात हो या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो अलग अलग लाइफ स्टाइल्स है उसको अफेक्ट करता हो, या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, तो जेंडर को समझने के लिए, ठीक है, जेंडर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है दैट डिफाइंस रोल्स, बिहेवियर्स एंड एक्टिविटी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वीमेन। ठीक है, इट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज बायोलॉजिकली मेल और फीमेल एंड व्हाट इज कल्चरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ जो है मतलब डिफरेंशिएट करता है किस चीज़ को, बायोलॉजिकली मेल और फीमेल। एक तो होता है बायोलॉजिकली, एक होता है कि हम जो हमारा कल्चर है उसको कंसीडर करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में। तो वो सारी चीज़ हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते ग्रोविंग अप इन समोआ इन 1920 की। ठीक है, अब देखिए इन समोआ children did not go to school and learned to take care of themselves at an early age. Girls looked after younger siblings and boys learned outer jobs. ठीक है, adolescence was not marked by the strict divisions of roles as seen in the other society. आपको भी पता है ये चीज़ जो है अलग अलग सोसाइटी में स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, चाहे ग्रोविंग ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो, ठीक है, तो दोनों के साथ साथ अलग अलग ट्रीटमेंट या फिर अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रोविंग अप इन मध्य प्रदेश इन द 1960s की टाइम में, जो 1960s के टाइम है, ठीक है, उस टाइम जो मध्य प्रदेश है उसमें ये जो ग्रो अप है वो किस टाइप से अलग अलग दिखता है। तो अब देखिए जैसे हम बात करें, ठीक है, इन द विलेज की बात करें, ठीक है ना, तो इन द विलेज ऑफ मध्य प्रदेश सोसाइटी वाज मोर रिजिड इन टर्म्स ऑफ जेंडर रोल्स. गर्ल्स वेर कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक स्फेयर एंड परफॉर्म्ड हाउसहोल्ड कोर्स while boys went to schools and helped in fields. Okay, the differences in upbringing reflected societal expectations. मतलब सोसाइटी का जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस चीज़ को क्या करें मतलब रिफ्लेक्ट करें। एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स। अब देखिए ये चीज़ आज भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि गर्ल्स के पास जो है एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ है ना, तो ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूइंग हाउस वर्क। ठीक है, हाउस वर्क प्रीडोमिनेंटली डन बाय वीमेन इज अंडर वैल्यूड एंड ऑफन गोज अनरिकग्नाइज्ड। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर के अंदर ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है सोसाइटी अपना नॉर्म्स डिवैल्यू करता है और कैसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है वीमेन की इन द हाउस होल्ड। ठीक है, या फिर हाउस के अंदर, घर के अंदर, घरेलू वर्क के अंदर कितना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है वीमेन की, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर।
अब जो भी डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, उसकी क्या लाइफ सिनारियो है वो चीज़ हम देखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, मेनी वीमेन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर्स। ठीक है। अब देखिए, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के वीमेन होती है, ठीक है, वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती है, घरेलू काम करती है, ठीक है। फिर दे फेस एक्सप्लॉइटेशन। अब उसके साथ क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन एंड वर्क इन पुअर कंडीशन। और उसकी कंडीशन क्या होती है? काफ़ी पुअर होती है। हाईलाइटिंग द इंटरसेक्शंस ऑफ जेंडर एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद स्कूलिंग की बात किया जाए तो स्कूलिंग एंड एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन इज ए क्रूशियल फैक्टर्स इन ब्रेकिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स होता है, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए, इसको इराडिकेट करने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नए इस चैप्टर के अंदर ये भी हम देखेंगे कि कैसे गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है एंड हाउ दिस अफेक्ट देयर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। और इस वजह से अगर गर्ल्स एजुकेशन क्या होगी, अफेक्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्यूचर भी अफेक्ट होगी। और जब उसके फ्यूचर अफेक्ट होगी तो उसकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे। ठीक है। उसके ग्रोविंग अप का जो सोर्सेस है वो घट जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे, और जो उनको करना चाहिए, ठीक है, वो नहीं करके बल्कि कुछ और करती है। कुछ और मतलब छोटे छोटे काम में अपना ज़िंदगी निकाल देती है। अब बात करेंगे कि जेंडर डिवाइड इन वर्क। ठीक है, मतलब अब देखिए, कोई भी काम होता है तो उसमें क्या करते हैं, जेंडर को लेकर ही करते हैं, या फिर सोसाइटल जो नॉर्म्स है, ठीक है, जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो वर्क है उसको मतलब वर्क जो है, वर्क का भी डिवीज़न होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो हम बात करेंगे इसमें अगर, ठीक है, जेंडर डिवीज़न की, ठीक है जी, जेंडर डिवीज़न की, ठीक है, तो इसमें जो सर्टेन जॉब्स है उसके अंदर देखेंगे कि वो मेल करेंगे, और जो सर्टेन पर्टिकुलर जॉब्स है वो वीमेन के लिए डिवाइड होता है या वीमेन के लिए डिसाइड होता है। ठीक है। फिर दिस डिवीज़न अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इनकम लेवल्स ऑफ वीमेन। ठीक है। तो ये भी इनकम लेवल भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस टू जेंडर इक्वालिटी। अब क्या चैलेंजेस है इस जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी की वजह से, वो चीज़ देखेंगे। अब देखिए, efforts to challenge and change gender norms are discussed। ठीक है। अब the role of this education awareness and policy changes in promoting gender equality is highlighted। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 5 के अंदर। तो चैप्टर 5 में आप ठीक है, हाँ, चैप्टर 5 के अंदर आप देखेंगे कि चैप्टर इसके अंदर है वीमेन चेंज द वर्ल्ड। देखिए किस टाइप से जो वीमेन का रोल है, और वह जो है कह रहा है कि वीमेन चेंज द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, एक कहावत है कि एक वीमेन जो है कितनों को चेंज कर सकता है, लेकिन एक मेल अगर पढ़े तो एक आदमी चेंज होता है, लेकिन एक फीमेल अगर पढ़े तो बहुतों को चेंज करवा देती है। ठीक है। तो सेम सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, पहला है फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। अब सबसे पहले स्ट्रगल तो यहाँ पर है कि इक्वालिटी के लिए उसे क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। वीमेन हैव हिस्टोरिकली फॉट फॉर देयर राइट्स एंड इक्वालिटी। हमने पीछे चैप्टर में भी पढ़े हैं, और आए दिन हम देखते रहते हैं किस टाइप से जो है जो फीमेल कैंडिडेट्स है कितना अपने राइट्स के लिए, है ना, अपनी इक्वालिटी के लिए,
है ना, लड़ती है, ठीक है। उसके बाद वीमेंस जैसे आपने पीछे भी देखा था कि वीमेंस सफरेज मूवमेंट आया था, ठीक है, और स्ट्रगल कैसे कैसे की थी उन्होंने, है ना, किसके लिए, वोटिंग राइट के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ है जिस पे वीमेन काम करती है, ठीक है, मतलब अपना राइट के लिए लड़ती है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक्सेस टू एजुकेशन इज वाइटल फॉर empowering women and ensuring equality. This chapter highlights the progress made in girls' education but also acknowledge the challenges that remain, ठीक है, उस चीज़ को भी देखेंगे। अब देखेंगे लर्निंग फॉर चेंज। अब देखिए, चेंज के लिए लर्निंग ज़रूरी है, और वो अगर नहीं हो तो चेंज मुश्किल है ना। द चैप्टर, अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि कैसे जो है वीमेन हु यूज्ड एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। आप अपने डेली लाइफ में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि कैसे जो है वीमेन अपने एजुकेशन को ऑब्टेन करके अपनी लाइफ को चेंज कर देती है, अपनी सोसाइटी को चेंज करती है, और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉम द फील्ड टू द क्लासरूम्स। अब फील्ड से क्लासरूम तक, ठीक है, ये चीज़ कैसे चेंज हुआ। द ट्रांजिशन फ्रॉम वर्किंग इन द फील्ड्स टू द गेनिंग एन एजुकेशन कैन बी चैलेंजेज, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। द चैप्टर्स, इसके अंदर बहुत सारे स्टोरी है जिसके अंदर वीमेन जो है ओवरकम की है इन सब चैलेंजेज को, और अपना एजुकेशन परस्यू की है, ठीक है। अब जो है कैसे इसमें भी ये देखेंगे कि ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। अब स्टेरियोटाइप्स को भी उन्होंने क्या किए, ब्रेक की। स्टेरियोटाइप्स अबाउट जेंडर रोल्स लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन। द चैप्टर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग दीज स्टेरियोटाइप्स टू क्रिएट अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। द स्ट्रगल फॉर वीमेन्स एजुकेशन, history and cultural barriers have often prevented women from accessing the education. The chapters explores the efforts made to overcome these barriers and promote women's education, ठीक है। Now next जो है आपका है recognizing women's work, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा वीमेंस का वर्क है और कौन सा मेल का, मतलब मेन का, ठीक है। वीमेंस कंट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी बोथ इन द वर्कफोर्स एंड एट होम आर ऑफन अंडर वैल्यूड। द चैप्टर एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग वीमेंस वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे वीमेन हु हैव मेड अ डिफरेंसेस। The chapter highlights the achievements of women who have made significant contributions in various fields. Examples include women in politics science, sports, and social activisms. Now, my dear friends, creating new opportunity. अब देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना एक वुमेन के लिए चैलेंजिंग तो है, पर पॉसिबल हो सकता है, या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, एफर्ट्स टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन आर एसेंशियल फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। दिस चैप्टर डिस्कसेस द रोल ऑफ पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स इन प्रमोटिंग वीमेन्स राइट एंड अपॉर्चुनिटी, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5। नाउ चैप्टर 6 के ऊपर हम बात करेंगे। चैप्टर 6 में है आपका अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अब देखिए कैसे अब मीडिया का रोल है और उसका क्या क्या रोल है, मतलब मीडिया का क्या मतलब स्कोप है, फिर सारी चीज़ हम देखेंगे। फिर मीडिया जो है सोसाइटी के लिए कैसे चेंज ला सकता है, एक देश के लिए, एक कंट्री के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए किस टाइप से उसका रोल है, वो सारे चीज़ हम देखेंगे। दिस चैप्टर्स एक्सप्लोर करता है कि रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया इन आवर लाइव्स
कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हाउ इट ऑपरेट एंड इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन सोसाइटी, हेयर आर द की पॉइंट्स ओके कवर्ड इन दिस चैप्टर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है कि मीडिया होता क्या है, ठीक है। तो मीडिया जो है रिफर्स करता है टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो एंड इंटरनेट। सारे ये जो है मीडिया का क्या है, मीडिया का टाइप है और कह सकते हैं कि मीडियम है। मतलब इन सब माध्यम से, ठीक है, मीडिया जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, चाहे न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो एंड इंटरनेट के माध्यम से हो, ठीक है। और वो अपनी कम्युनिकेशन सोसाइटी के बीच मतलब अपनी सोसाइटी के बीच या फिर चाहे गवर्नमेंट के बीच, ठीक है, वो कम्युनिकेट करती है। अब बात करते हैं इसका जो रोल है, क्रिटिकल रोल है किसमें, इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए बहुत बड़ा रोल है ना, जो क्या कहते हैं मीडिया है, ठीक है, और ख़ास करके जो पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप देना, ठीक है, और उसको डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। कैसे, अब वो हर इंफॉर्मेशन को एक ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक, टॉप लेवल तक अपने किसको, मतलब अपनी ओपिनियन को, अपने सोसाइटी की बातों को वो क्या करता है, पहुंचाता है। तो दिस इज रोल ऑफ मीडिया। अब बात करते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बीच क्या रिलेशन है, कैसे हेल्प करती है। अब बात देखिए, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव सिग्निफिकेंटली चेंज हाउ मीडिया ऑपरेट्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी हाई होगी तो मीडिया भी उतने जल्दी से अप्रोच कर पाएगी और अपनी कम्युनिकेशन को क्या कर पाएगी, क्विक एंड क्या बोलते हैं मतलब अपने जो कम्युनिकेशन है वो उसके इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और क्विक हो सकते हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हैं। फिर बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कैसे जो है इवोल्यूशन ऑफ मीडिया फ्रॉम प्रिंट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियस ही बात है, अब जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस आएगी तो पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया हुआ करते थे, ठीक है, और कैसे प्रिंट मीडिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आना, ये एक तरह से इवोल्यूशन है ऑफ मीडिया, ठीक है, मीडिया का। फिर मीडिया देखेंगे और डेमोक्रेसी, मीडिया और डेमोक्रेसी के बीच क्या संबंध है, रिलेशन है, वो चीज़ देखेंगे। द फ्री एंड फेयर मीडिया is essential for functioning democracy. Media acts as a watchdog, holding those in powers accountable and providing a platforms for public debate. Okay, so ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और कहा जाता है कि जो मीडिया है वो वॉचडॉग का काम करती है और जो पावर है, जिसके जो भी अकाउंटेबिलिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करने की, उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है और उस पर रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। किसके लिए, फॉर पब्लिक डिबेट के लिए। अगर किसी तरह के इशू है, ठीक है, तो मीडिया उस चीज़ को हाईलाइट करती है और हाईलाइट करने के बाद उस पर एक पब्लिक डिबेट हो सकते हैं, एक जो भी है, ठीक है, वो और डिबेट के बाद उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं सेटिंग एजेंडाज। अब देखिए एजेंडा भी क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, और मीडिया हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल थिंक अबाउट बाय सेटिंग द एजेंडा। अब देखिए बहुत बड़ा है ना, इसमें कह सकते हैं इन्फ्लुएंस होता है मीडिया का, कि जो पीपल सोचती है, मतलब किस टाइप का एजेंडा उन्हें चाहिए, ठीक है, और वो जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक का वो कैसे अचीव होगा, इसमें जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर ये भी हम देखेंगे कि कैसे मीडिया जो है पब्लिक की प्रायोरिटी को शेप देती है, कैसे पब्लिक प्रायोरिटी को हाईलाइट करती है, और बाय हाईलाइटिंग दोज पब्लिक प्रायोरिटी, और वो जो है एक अपर लेवल तक जो
रिक्वायरमेंट प्लेस है वहाँ तक पहुँचाने में उसको बहुत बड़ा मतलब जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और जो भी इशू है, प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ को हाईलाइट करके रिजॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है कि जो पब्लिक है उसके वॉइस है उसको नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन एक मीडिया है उसके इन्फ्लुएंस है वो इस चीज़ को हाईलाइट करती है, फिर जाके उसको कंसीडर के अंदर मानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन आवर लाइव्स, कैसे हमारी लाइव्स को मीडिया जो है इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, उसका क्या कितना बड़ा रोल है। ठीक है। अब देखिए, मीडिया अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स इंक्लूडिंग आवर व्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। दिस चैप्टर्स प्रोवाइड्स, अब आपको इस चैप्टर्स के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा जिसमें कैसे मीडिया जो है इन्फ्लुएंस करती है पीपल को कि उसके परसेप्शंस ऑफ रियलिटी क्या है, मतलब जो रियलिटी है वो क्या है और उसको किस टाइप से मतलब हर जगह पहुंचाया जा सकता है और रियलिटी को दिखाकर है ना चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं मीडिया एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ये चीज़ अगर एथिकल जर्नलिज्म की बात किया जाए और एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया। अब ये भी हम देखेंगे कि कैसे जो है इम्पोर्टेंस होता है, मतलब डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी, फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी इन मीडिया रिपोर्टिंग। अब देखिए, अगर मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है तो इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए कि एक्यूरेसी हो, फेयरनेस हो, ठीक, अनबायसनेस हो, इम्पार्शलिटी हो। ठीक है, अदरवाइज मीडिया का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए इन सब चीज़ों की होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी के फेवर में नहीं हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल जो राइट और रॉन्ग है उसके बीच राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग वो दिखाना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर बात आती है मीडिया ओनरशिप एंड कंट्रोल। ठीक है। अब देखिए, जो ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मीडिया की बात करते हैं, कैन अफेक्ट द कंटेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब ये चीज़ इस चीज़ को अफेक्ट कर सकती है। द चैप्टर्स हाईलाइट द concentration of media ownership and its implications for diversity and independence in reporting. New media and internet. This rise of the internet and social media has transformed the media landscape. अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखेंगे दिया गया है जिसमें ये बताया गया कि जो डिजिटल मीडिया है, ठीक है, कैसे जो है पार्टिसिपेशन को इन्हांस कर चुकी है, कैसे जो है अपनी अप्रोच को इन्हांस करके ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज को किया जाए, मतलब करते हैं। ठीक, बट ऑल्सो रेजेज इशूज लाइक मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। अब ये चीज़ भी देखने को मिलेगा। ये ब्रॉडर लेवल पर तो अप्रोच हो चुका है, ब्रॉडर लेवल पर तो पहुंच चुकी है, पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। अब कई बार ऐसा होता है या ऐसा आप देखेंगे कि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है डिजिटल माध्यम से। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ पर बहुत अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। अब मीडिया और मनी के बीच अगर बात करें तो क्या इसके बीच जो है मतलब रिलेशनशिप है। ठीक है। अब देखिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफन रिलाई ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर रेवेन्यू। ठीक है, हर किसी को रेवेन्यू जनरेट करना होता है, विच कैन इन्फ्लुएंस देयर कंटेंट। उसी के हिसाब से अपने काम को क्या करता है। द चैप्टर्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया, मनी एंड पोटेंशियल फॉर बायस्ड रिपोर्टिंग। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो मीडिया है बायस्ड हो जाता है। फिर बात आती सेंसरशिप की। अब बात करते हैं सेंसरशिप की।
सेंसरशिप इज द सप्रेशन ऑफ द स्पीच। अब बात है सेंसरशिप क्या है, एक तरह का सप्रेशन है, किस चीज़ का है ना, स्पीच का, पब्लिक कम्युनिकेशन का और अदर इंफॉर्मेशन का। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो वॉइस गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, जो वॉइस जो पब्लिक कम्युनिकेशन वो आगे तक पहुंचनी चाहिए, तो उसको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसरशिप। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे चैप्टर्स जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर, ठीक है, एंड बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल नॉर्म्स, किस टाइप से उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 7 के। तो चैप्टर 7 में आपको दिखाया गया है कि अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, मतलब उस चीज़ को समझना। ठीक है, दिस चैप्टर्स delves into the world of advertising, examine its purpose, techniques and impact on society. Here are the key points covered in this chapter. अब देखिए कुछ की पॉइंट्स है जो कि इस चीज़ को समझाती है, इस चीज़ को बैलेंस करती है कि कैसे, मतलब इस चीज़ को हमें समझने में मदद होगी कि अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। अब बात आती है एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो एडवर्टाइजिंग इज अ वे टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विस और आइडियाज़ टू द पब्लिक। ठीक है, इसका एम क्या होता है, एम होता है कि जो अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो अटेंशन है, ठीक है, अटेंशन को अट्रैक्ट करना और इन्फॉर्म करना और परसुएड पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर है उस तक पहुंचाने की, उस तक बात को रखने की या फिर उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की काम है। ठीक है, मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट्स है वह एक पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचे, ये काम कौन कर सकता है, एडवर्टाइजिंग कर सकता है। ठीक है, अब बिल्डिंग ब्रांड्स की बात करें तो अब कैसे जो है ब्रांड्स हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात है तो ब्रांड्स आर क्रिएटेड थ्रू कंसिस्टेंट मैसेजिंग एंड imagery that distinguish products from competitors. This chapter explains how advertising helps build and maintain brand identity. तो इस पे कंसिस्टेंट वर्क करने से, कंसिस्टेंट अपने जो आपके क्या कहते हैं, मतलब ब्रांड है या फिर आप ये कह लीजिए आपके जो भी प्रोडक्ट्स है उसको कंसिस्टेंट दिखाने से, है ना, ऐड करने से, कंसिस्टेंट उसको मेंटेन करने से आपका एक टाइम आता है जिसमें वो आप क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो जब आइडेंटिटी बन जाती है तब समझ लीजिए ब्रांड के रूप में उभर के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ ज़रूरी है, एडवर्टाइज करना और एक टारगेट ऑडियंस को, मतलब उस तक पहुंचाना जिसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एडवर्टाइजर्स आइडेंटिफाई एंड टारगेट ए स्पेसिफिक ऑडियंस टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ देयर कैंपेन्स। ठीक है, ये चीज़ मैक्सिमाइज करना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। द चैप्टर्स डिस्कस हाउ डिफरेंट डेमोग्राफिक्स influence advertising strategy, techniques of advertising. Various techniques are used to make advertisements appealing, such as catchy slogans, emotional appeals, celebrity endorsement and attractive visuals. ठीक है, अब बात करते हैं chapters provides examples of these techniques in actions. The role of media in advertising. Media platforms like television, radio, print and digital media are essential for disseminating and advertisement. The chapters examines how different media channels are used for advertising purposes. Okay, so next, impact of advertising on our lives. ठीक है, अब advertising influence customer
behavior, lifestyle choices, and societal norms. The chapters highlight how advertisements can shape our desires, aspiration, and self-image. Now, social and ethical issues in advertising. Now, advertisements can sometimes promote unrealistic standards, stereotypes, and unhealthy behaviors. ठीक है, this chapter discusses ethical consideration and the need for the responsible advertising practices. Now, advertising and consumer awareness, educating consumers about the persuasive nature of advertising is crucial. The chapters emphasize the importance of critical thinking and media literacy in understanding and evaluating advertisement. Now, regulations of advertising. Regulatory bodies and guidelines ensure that advertisements are truthful and not misleading. The chapter explains the role of organizations like Advertising Standards Council of India ASCI in maintaining advertising standards. Now, my dear friends, advertising and democracy. What is the relation between advertising and democracy? Advertising can also play a role in a political campaigns and public service announcement. Okay, so the chapters एक्सप्लोर करता है कि कैसे एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन को, और उसको क्या मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको किस टाइप से इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच एक प्रॉपर तालमेल है उसको मेंटेन करती है. नाउ चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे कि जो मार्केट अराउंड अस है, ठीक है, मार्केट का रोल क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, वो सारे चीज़ हम देखेंगे. ठीक है, अब देखिए बात आती है, ठीक है, हाँ, तो जब बात आती है इकोनॉमिक्स की तो वहाँ पर मार्केट ज़रूर से कंसीडर किया जाता है. ठीक है, कि उसके क्या फंक्शन है, फिर रोल क्या है इकोनॉमिक के अंदर, फिर सोसाइटी के अंदर की क्या किस टाइप से उसका रोल होता है. ये सारी चीज़ जो है हम इस चैप्टर्स के अंदर देखेंगे. ये भी देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, फिर अलग अलग टाइप्स के मार्केट का क्या होता है, फिर रोल क्या है. अब देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करें, ठीक है, तो आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें है वीकली मार्केट्स, ठीक है, फिर है आपका नेबरहुड शॉप्स जो आपके आसपास होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मॉल्स होते हैं, ये सारे जो है ना आते हैं. फिर ईच टाइप ऑफ मार्केट हैज़ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्विस डिफरेंट नीड्स. ठीक है, अलग अलग मार्केट्स का यूनिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उसके सर्व करने का अलग अलग नीड्स होते हैं. फिर बात करते हैं वीकली मार्केट की. जो वीकली मार्केट्स है सेट अप ऑन द स्पेसिफिक डेज है ना, आप देखेंगे संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ठीक है, ट्यूसडे मार्केट, इस टाइप से लगते हैं. तो वो स्पेसिफिक डेज को डिसाइड करते हैं कि कहाँ कौन सा मार्केट लगना है वीक के एक दिन, मतलब वीकली बेसिस पे. ठीक है, फिर दे प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एट रिलेटिवली लोअर प्राइस ड्यू टू रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट. ठीक है, अब रिड्यूस्ड कॉस्ट में चीज़ें देखने को मिल जाएगा. ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि मार्केट जो है कैसे ऑपरेट होता है, और उसके कैसे किस टाइप से क्या इम्पोर्टेंस है फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स के अंदर. ठीक है, फिर बात करते हैं नेबरहुड शॉप्स के अंदर. तो नेबरहुड शॉप्स जो है दीज आर स्मॉल लोकल शॉप्स दैट केटर टू द डेली नीड्स ऑफ रेसिडेंट्स. ठीक है, मतलब जो डेली नीड्स का सामान है वो चीज़ डील करते हैं. दे ऑफन कन्वीनियंस एंड पर्सनलाइज्ड सर्विस बट मे हैव हायर प्राइस दैन वीकली मार्केट. मतलब वीकली मार्केट से हायर प्राइस देखने को मिल सकता है,
फिर बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स के, ठीक है। दीज आर लार्जर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के अंदर अलग अलग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगा। दे प्रोवाइड अ डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंसेस विद मॉडर्न अम्यूनिटी बट आर जनरली मोर एक्सपेंसिव, लेकिन मॉडर्न होते हैं, बिल्कुल अपडेटेड होता है, चीज़ें जो है बहुत अपडेटेड होता है, लेकिन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि एक्सपेंसिव है, में मोर एक्सपेंसिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट की। द गुड्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड मार्केट्स बिफोर reaching the final consumers, and chapter discuss the supply chain from producers to wholesale retailers and consumers, ठीक है। now markets and equality, क्या इसके बीच रिलेशन है। the chapter examines how markets can reflect and perpetuate social inequality. Access to different types of markets can vary based on factors like economic status and location, okay. so this is market and this is relationship between markets and equality, ki how markets can reflect and perpetuate social inequality, okay. now access to different types of markets can vary based on factors like economic status and location, okay. so it depends upon it depending how the status of that area, how the status of that area of the people, okay. so this is all about the factors. now role of wholesale markets, okay. role of wholesale markets, what is the role of wholesale market? so wholesale buy goods in bulk from producers and sell them to the retailers, okay. this helps in the reducing cost and ensuring steady supply of goods. Markets and consumers have the power to influence market through their choices and demands. The chapters emphasizes the importance of being informed and aware consumers, ठीक है। now markets in urban areas, urban markets are more diverse and accessible, offering a variety of goods and services. chapter looks at the dynamics of urban markets and their impacts on consumers. now rural markets, such as HATs are the crucial for the local economy. They connect rural producers with consumers and provide platforms for social interactions. Role of government in markets, the government regulates the market to ensure fair practice and protect consumers. The chapter discusses the measures like price control, equality, quality checks and consumer rights, okay. so this is all about chapter 8, okay. now I would like to cover chapter 9, okay. so in chapter 9, assert in the market, what is the in this chapter, the journey of a shirt from productions to the market, okay. Highlighting the various processes, people and factors involved. Here are the key points covered in this chapter. So my dear friends, the story of a shirt. So the chapters start with the story of a shirt from the cotton farmer to the factory worker and finally to the consumer, okay. so this is the story of कैसे जो है एक शर्ट की कहानी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे जो है वो कैसे उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग होता है, कैसे उसके प्राइस जो है अलग अलग स्टेज में वेरी करता है, और कैसे एक बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग से लेके या फिर ऐसे कह लीजिए प्रोडक्शन से लेके और जो फाइनल प्रोडक्ट्स का प्राइस होता है कैसे वेरी करता है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए द कॉटन फार्मर इज द फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी ऑफ ए शर्ट. द चैप्टर डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन
farmers, including fluctuating prices and the cost of inputs like seeds, fertilizers, and pesticides. The cloth market, after harvesting cotton, is sold in the markets where traders and middlemen play a crucial role. The chapters explain how the cotton is processed into yarn and they into fabric in textile mills. The garment factory is assigned to the garment factory where it is cut, stitched and finished into shirts. The chapter highlights the working condition in this factory, including long hours and low wages. So now next is the export market. Okay, so my dear friends, many shirts are produced for export to other country. ठीक है, द चैप्टर्स इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लोबल डिमांड फॉर गवर्नमेंट्स गारमेंट्स एंड कंपटीशन फेस्ड बाय द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग. ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्लोबल लेवल पर काफ़ी हर चीज़ का डिमांड हो जाता है और कैसे जो है धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ जाता है और उसी कंपटीशन में इंडियन का क्या मतलब कंपटीशन है वो चीज़ देखेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ ट्रेडर्स की. द ट्रेडर्स एंड होलसेलर्स बाई गारमेंट्स इन बल्क एंड सेल देम टू द रिटेलर्स. they are key players in the distribution chain, influencing price and availability. Now the retail market serves rich consumers through retail shops which can range from small neighborhood stores to large shopping malls. The chapter looks at the retail environment and consumer behavior. वर्किंग कंडीशन देखते हैं और इसमें देखेंगे द चैप्टर एड्रेसेस द डिफ़िकल्टी वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री. ओके, सो issue like low wages, lack of job security and poor working environment are discussed. Okay, now my dear friends, fair trade practice की बात करें तो fair trade practice aim to ensure fair wages and working conditions for producers and workers. Okay, now the chapter emphasizes the importance of ethical consumerism and supporting fair trade products. Okay, now my dear friends, globalization and market. So how the products spread on global basis. So globalization has a significant impact on the garments industry, leading to increased competitions and change in production practices. Now chapter discusses both the opportunity and challenges globalization present for producers and workers. Okay, now consumers awareness. This is extremely important also because consumer awareness is essential for chapter encourage the consumers to aware of the origins of the products they buy and conditions under which they are made. Okay, it highlights the power of informed consumer choices in the promoting fair and ethical trade. So this is all about chapter 9 and now chapter 10. In chapter 10 we study struggles for equality. Okay, so because in market and in all we also face or we also see the inequality in many things or many places and how we can obtain equality. Okay, so this chapter discusses the various forms of inequality present in society and a struggle of different groups to achieve equality. Okay, so this is extremely important points and so first thing is what do you mean by equality? The chapter begins by explaining the concept of equality and its importance in a democratic society. It emphasizes that equality means treating everyone with respect and providing equal opportunity. Forms of equality. The chapter identifies different forms of equality. Inequality
including economic, social, and political inequality. It discusses how these inequality manifest in everyday life, affecting access to resources, education, employment, and healthcare. Inequality in India. Specific examples of inequality in India are provided, such as caste-based discrimination, gender inequality, and economic disparity. The chapter highlights how marginalized groups like Dalits, Adivasi, women, and poor face systemic discrimination. Now, the struggle for equality. The chapter narrates various struggles and movements that have aimed to achieve equality. Examples include Dalit movement, women's rights movement, and labor movement. Okay, the role of government. The government plays a crucial role in promoting equality through laws, policy, and affirmative action. The chapter discusses measures like reservation in education and employment, laws against discrimination, and welfare schemes. Now, constitutional provisions. The Indian Constitution guarantees equality to all citizens and prohibits discrimination on the groups of religion, race, caste, sex, or places of birth. Now, key constitutional provisions such as Article 14, 15, and 16 are explained. Now, economic equality. Economic inequality is addressed through policies aimed at reducing poverty and ensuring fair distributions of wealth. So, this chapter also there are many initiatives like land reforms, in employment schemes, and social security measures. Now, social equality. Efforts to achieve social equality focuses on change societal attitude and eliminating discriminatory practices. Education, awareness campaigns, and social reforms movements are important tools in this struggle. Now, political equality. So, my dear friends, political equality ensures that all citizens have the right to participate in the political processes. The chapter discusses the importance of universal adult franchise and measures to ensure representation of the marginalized groups in the political institutions. Now, movement and organization. So, my dear friends, various organization and movement works towards achieving equality and fighting discrimination. Examples include NGO, grassroots movements, and international organizations advocating for human rights and social justice. So, now case studies. The chapters include case studies of a specific struggle for equality, illustrating the challenges faced and the progress made. Now, these case studies provides real life examples of how individuals and groups have fought for their rights. Now, the role of citizens. The chapter emphasizes the role of the citizens in promoting equality and social justice. It encourages the active participation in democratic process, standing against discrimination, and supporting initiatives that aim to achieve equality. So, this is all about chapter 10. Okay. So, I think this is end of the NCERT. Okay. So, I would like to cover complete NCERT 6 to 12. So, stay over here and continue your study irrespective of any financial condition. I would like to promote, I would like to convince something which is most important for you guys, okay, because this is most important initiative for you people who are not affording your fees in high paying coaching, in high paying institutions. So here you will get everything in free of cost, and
Okay, so thank you very much. Okay.